और आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ वो शख्सियत पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम है। पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, 2 दफ़ा स्पीकर रह चुके हैं और उसके अलावा भी कई वजारतों में वो अपनी खिदमात दे चुके हैं। और उनका ताल्लुक़ जो है वो हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान से जब आज़ादी का ऐलान होता है तो वो अपनी ज़मीनें, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान माइग्रेट होते हैं और पाकिस्तान में आते हैं। क्या मुश्किलात उन्होंने देखी, और ये वाहिद पॉडकास्ट है आज का जिसके अंदर हम उनका वो तजुर्बा आप तक पहुंचाएंगे, वो सारी आप बीती जो उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से आज़ादी के वक्त देखी, क्या क्या मुसीबतें थी, किन किन लोगों को शहीद किया जाता था, क्या क्या मसाइल थे। और आज हम पाकिस्तान के अंदर है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम उस सारी मुसीबत से निकल चुके हैं। लेकिन उनकी आंखों के सामने वो सारा का सारा जो मामला है वो आज भी, जब भी जश्न आज़ादी 14 अगस्त आती है, उनके सामने आता है। और एक और बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो भी 14 अगस्त है। तो उनके घर तो डबल डबल खुशियाँ हैं। एक तो उनकी अपनी सालगिरह भी है और फिर पाकिस्तान की सालगिरह भी है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला जनाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मियाँ साहब कैसे हैं आप, ठीक है? जैन साहब शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। मियाँ साहब 1939 को आप पैदा हुए हैं और 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आप हिंदुस्तान के किस इलाके में रहते थे, क्या वहाँ आपका कारोबार था, और फिर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, ऐलान हुआ आज़ादी का, तो क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी आपको जब यहाँ माइग्रेट होकर आए? शुक्रिया जैन साहब, आपने मुझे माजी में धकेल दिया है ऐसी, और वो बातें जो हालात के गुज़रने के साथ साथ ज़हन से निकलती जा रही होती हैं, उनको दोबारा रिकलेक्ट करके आपके सामने और आपके हाज़रीन के सामने पेश करने का मौका मिला है। तो 1939 में आपने बताया कि मैं पैदा हुआ 1939 में, और 47 में आपने हिजरत की। बिल्कुल। तो मेरी उम्र आप 7 साल कह लें या 8 साल कह लें, तो 7 साल की उम्र क्या होती है? बहुत कम उम्र होती है। बहुत कम उम्र होती है, बलूगत तो नहीं है और मामलात फहमी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे इतना याद है कि 1947 में जब क़ायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, और ये बड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा पाकिस्तानी कौम को दिया क़ायद आज़म ने, तो उस वक्त मेरे दादा भी ज़िंदा थे, मेरे नाना भी ज़िंदा थे, हमारे और भी बुज़ुर्ग काफ़ी ज़िंदा थे, मेरे वालिद साहब भी ज़िंदा थे। तो जब पाकिस्तान के क़याम की बात हुई तो हमारे यहाँ वहाँ उस वक़्त इलेक्शन हुए। अच्छा। और इलेक्शंस में यूनियनिस्ट कैंडिडेट थे मियाँ मोहम्मद सरवर बोदला साहब हमारे इलाके में, और उनके साथ हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात थे। और मुस्लिम लीगी कैंडिडेट थे जिनके साथ हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात नहीं थे। ये 1946 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? 46 के इलेक्शन, जो इलेक्शन जिसमें मुस्लिम लीग ने बड़ी अक्सरियत ली थी। हाँ। अच्छा। तो बावजूद इस बात के कि हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात तो मियाँ मोहम्मद सरवर बोदला साहब के साथ थे, और वो हमारे पड़ोसी थे, हमारे गांव में भी उनकी कुछ ज़मीनें थी, लेकिन मेरे बुज़ुर्गों ने
सब ने फैसला किया कि हमने मुस्लिम लीग को वोट देने हैं। क़ायद आज़म की सोच को वोट दिए, उनके नज़रिए को वोट दिए और मुस्लिम लीग को वोट दिए, और हिजरत करने का फ़ैसला किया कि जैसे सोच थी क़ायद आज़म की और मुस्लिम लीग के लीडर्स की कि हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में जाना है और जाके वहाँ आबाद होना है, तो वहाँ आबाद होने का फ़ैसला किया। तो ये एक बहुत कड़वा घूंट था कि वहाँ उस वक्त हमारी ज़मीनें थीं। कितनी ज़मीनें थी मियाँ साहब वहाँ? मेरे दादा की 20 मुरब्बे ज़मीन थी। 20 मुरब्बे ज़मीन थी। मेरे नाना की भी 20 मुरब्बे ज़मीन थी। टोटल 40 मुरब्बा हो गई। मेरे तीसरे जो इनके भाई थे मोहम्मद अयाज खान, उनकी भी 20 मुरब्बे ज़मीन थी। 60 मुरब्बा। तो 60 मुरब्बे ज़मीन हमारे ख़ानदान की, करीबी ख़ानदान की थी। उसके अलावा भी छोटी छोटी ज़मीनें थी हमारे अज़ीज़ों की। तो ज़मीनें भी छोड़ने का फ़ैसला किया। अपने घर बार पक्के घर थे वो भी छोड़ने का फ़ैसला किया। बड़े ज़िम्मेदार थे इसका मतलब? अच्छे रीजनेबल ज़िम्मेदार थे। ये फाजिल का तहसील में आता है? फाजिल का तहसील में आता है मौज़म गाँव। मौज़म गाँव जो है ये हमारे परदादा के नाम पे मौज़म गाँव बना। मौज़म खान हमारे परदादा थे, उनके नाम पे उन्होंने बनाया ये गांव और उनके नाम पे ये कायम हो गया। जो हिंदुस्तान में है अब हिंदुस्तान के अंदर है वो। हिंदुस्तान के अंदर है जी। तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया पाकिस्तान के लिए। और जब हम शिफ्ट करके यहाँ आए तो गड्ढों पे बैठ के आए। अच्छा। गाड़ियाँ नहीं थी उस वक्त हमारे बुजुर्गों के पास। गड्ढों पे बैठ के आए, टांगों पे बैठ के आए। दरिया सतलुज क्रॉस किया और सतलुज क्रॉस करके हम इधर आके वसावे वाला में आबाद हुए। ये हिंदुओं का गांव था और वो शिफ्ट कर गए थे इंडिया, अपने घर बार छोड़ गए थे। जैसे हम घर बार छोड़ के आ गए थे ऐसे वो छोड़ के चले गए थे, तो हम उनके घरों में आके आबाद हो गए तकसीम करके। तो और यहाँ आके गुजारा किया। क़ायद आज़म साहब ने शफ़क़त फरमाई और गुजारा किया हमने 10 एकड़ ज़मीन पे। 10 एकड़ ज़मीन मिली? 10 एकड़ ज़मीन मिली हमें गुजारे के लिए। नहीं, उसी वक्त ही मिल गई थी या उसके लिए भी तगदो करनी पड़ी? 10 एकड़ ज़मीन मेरे वालिद साहब को मिली। अच्छा। और 10 एकड़ ज़मीन मेरे दादा साहब को मिली। 120 एकड़ ज़मीन हमें मिली। कहाँ 60 मुरब्बा और कहाँ 20 एकड़। और उस ज़मीन को लेके हमने अपना गुजारा शुरू किया। और ऐसे महसूस होता था कि जैसे हम बड़े घर छोड़ के आए थे, बड़ी ज़मीनें छोड़ के आए थे, जायदादें छोड़ के आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बुज़ुर्गों की कब्रें छोड़ के आए थे मौज़म में। हाँ। मौज़म खान की कब्र भी वहाँ रहेगी और बाकी हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें, अजदाद की कब्रें भी वहाँ रहेगी। वो भी छोड़ के आया पाकिस्तान की खातिर। लेकिन यहाँ आके ऐसे महसूस होता था कि जैसे दुनिया जहान की नेमत हमें मिल गई। अच्छा। ऐसे खुश थे कि ज़मीनें भी गई, कब्रें भी गई, फिर भी बेपनाह खुश। और उसी मौके के लिए मशकूर हुसैन यार ने कहा है कि मुझे है जान से प्यारी वो सुबह जिसके लिए, मुझे है जान से प्यारी वो सुबह जिसके लिए बहा है मेरे सितारों की अंजुमन का लहू। वाह 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 वाह। तो ये सुबह जो है ये बड़ी प्यारी थी उन लोगों को जो छोड़ के आए, हिंदुस्तान को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आ गए और यहाँ 20 एकड़ ज़मीन पे गुजारा किया और अपने मामला चलाए। एजुकेशन सारी मेरी गुर्बत में हुई। सारी गुर्बत में थी? गुर्बत में हुई, 20 एकड़ ज़मीन। और वहाँ के सरकारी स्कूलों में यहाँ पढ़ रहे थे? सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे।
कच्चे स्कूल थे, कच्ची कच्ची बाज़ प्राइमरी स्कूल वसावे वाला जिसमें मैंने प्राइमरी पास की, उसमें तो टाट भी मुश्किल से मुयसर थे। ज़मीन के बैठना होता था, ज़मीन पे कच्ची ज़मीन पे बैठना होता था, कभी कभार कभी टाट मुयसर आ जाता था, और चारदीवारी भी उसकी गिरी हुई थी, स्कूल की चारदीवारी गिरी हुई थी। तो ऐसे हालात में गुजारा कर रहे थे। तो शुक्र खुदा का अदा करते थे कि चले अल्लाह ताला ने पाकिस्तान दिया है और हम मेहनत करेंगे और इसको बनाएंगे, संवारेंगे और अपनी नई दुनिया पैदा करेंगे पाकिस्तान में। तो की खुदा के फजल से। बिल्कुल जी, नज़र भी आ रही है। हाँ। अच्छा मियाँ साहब, मतलब ऐलान हो जाता है जश के पाकिस्तान माज से वजूद में आ चुका है, उसके बाद ज़िंदगी चलती रही। जैसे ही आप लड़कपन में आए, ठीक है, और आपकी उम्र 20 साल हुई, तब आप अपने बड़ों से सुनते ही होंगे पीछे सारी बातें, और उस वक्त क्या हालात थे पाकिस्तान के, जब शुरू के हालात थे? जैन पाकिस्तान के हालात कोई पार्टीशन होने से तो तब्दील नहीं हो गए, नहीं हुए। इसको तो करना पड़ा तब्दील, इसमें मामलात को बेहतर करना पड़ा, बेहतरी के लिए कोशिश करनी पड़ी। मैं तो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, मैं तो स्टूडेंट था। वसावे वाला में मैंने प्राइमरी पास की, और उसका मैं जिक्र करता हूँ कि प्राइमरी पास की तो मेरे कोर्स में अंग्रेज़ी नहीं थी। अच्छा, अंग्रेज़ी नहीं थी? 5वीं जमात तक अंग्रेज़ी नहीं? 5वीं जमात तक प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती थी। और जब हम 6ठी क्लास में हवेली लखा के हाई स्कूल में दाखिल हुए तो वहाँ अंग्रेज़ी शुरू हुई। वहाँ अंग्रेज़ी शुरू हुई? वहाँ अंग्रेज़ी शुरू हुई। और मुझे इस बात का बड़ा ख्याल रहता था कि देहातों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको 6ठी क्लास में जाके अंग्रेज़ी, और 5वीं क्लास तक कोई अंग्रेज़ी की ABC भी नहीं पढ़ाई जाती। नहीं पढ़ाई जाती। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख और अफसोस था। और जब मैं अल्लाह करीम ने करम किया और मैंने तालीम हासिल करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, मैंने पब्लिक लाइफ इख्तियार की, और मैं अल्टीमेटली अल्लाह ताला के फजल करम से और अपने इलाके के लोगों की दुआओं से और उनकी मदद से मैं वज़ीर आला पंजाब बना। तो मैंने पंजाब के 50,000 स्कूलों में, 50,000 प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेज़ी राइज की पहली क्लास से। आपके ये टेंडोर के अंदर ये राइज हुई है अंग्रेज़ी? पहली क्लास से अंग्रेज़ी जो है वो पढ़ानी शुरू की, और मैंने उस बात का अजाला किया जो मैंने शुरू में देखी थी, और उसका एहसास करते हुए मैंने अंग्रेज़ी पहली क्लास से शुरू की। और पहली क्लास से शुरू करने का मतलब ये था कि तमाम प्राइमरी स्कूल जो हैं पंजाब के, जो 50,000 के लगभग थे, उनमें पहली क्लास से अंग्रेज़ी शुरू करने का मतलब था कि उनको पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा ना। बिल्कुल, रोज़गार बना, तो पढ़ाने वालों के लिए रोज़गार मुहैया किया, और रोज़गार ऐसे मुहैया किए कि 50,000 इंग्लिश टीचर अपॉइंट कर दिए। आप तसव्वुर करें कि 50,000 इंग्लिश टीचर अपॉइंट करने को खाला जी का घर है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है, लोग बड़ा फिक्र है। देखते थे कि ये बंदा क्या कर रहा है, तो मैं कहता था कि मैं ठीक कर रहा हूँ। क्या आपने वो चीज़ देखी है? मैंने खुद देखी है, प्रैक्टिस की है। ये महरूमियाँ लोगों की देखी है, अपनी महरूमी भी मेरे मुझे याद थी। तो मैंने 50,000 इंग्लिश टीचर अपॉइंट किए, जो 50,000 इंग्लिश टीचर इस वक्त तक भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, आपके आबाओ अजदाद क्या हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ते थे, सियासत में थे, या सिर्फ आपने ही ये सियासत का आगाज़ किया? हमारे एक बुज़ुर्ग मियाँ मोहम्मद ख़ान, वो ज़ैलदार थे। अच्छा, ये सन कौन सा है मियाँ साहब? ये पार्टीशन से पहले, हिंदुस्तान के वो ज़ैलदार थे। हमारी दूर की रिश्तेदारी थी, लेकिन रिश्तेदार थे, वो ज़ैलदार थे। मेरी इमीडिएट फैमिली में
मेरे वालिद, मेरे दादा, नाना, ताया, इनमें कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता था। कोई सियासत में दिलचस्पी ना नहीं? सियासत में थे, ना दिलचस्पी। वोट देते थे और मुस्लिम लीग को वोट देते थे। मुझसे मियाँ साहब, आपका सियासत के अंदर किस तरह दिलचस्पी आई? पहली दफ़ा क्या सोचा आपने कि मैंने सियासत में जाना है, और कहाँ से आगाज़ किया? मैंने हवेली लखा से मैट्रिक किया, और मैट्रिक करने के बाद मुझे एहसास था इस बात का कि ज़िला उकाड़ा में कोई कॉलेज ही नहीं है। अच्छा, कॉलेज ही नहीं था। ये कौन सा सन था मियाँ साहब? ये हवेली लखा में सन कौन सा था मियाँ साहब? मैंने 60s में, अच्छा, ये 1960s में, 60s में अयूब के दौर में? अयूब खान के दौर में। अच्छा, मैंने मैट्रिक पास किया, ठीक है। और मैट्रिक पास करके मैंने देखा चारों तरफ, पूरे ज़िले में कॉलेज ही नहीं? तो ज़िले में कॉलेज ही कोई नहीं था। ओह, ये तो ना हवेली में कॉलेज था, ना दीपालपुर में कॉलेज था। और मैंने उकाड़ा में साहिवाल में जाके कॉलेज में दाखिला लिया। साहिवाल में? साहिवाल में जाके दाखिला लिया। और वो इलाके से तकरीबन 100+ किलोमीटर के फासले अब तो दूसरा ज़िला है, अब तो ज़िले भी हमारा उकाड़ा है। अब उकाड़ा है? साहिवाल उस वक्त ज़िला था हमारा, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। वहाँ जाके मैंने दाखिला लिया, और दाखिला लेके FA मैंने वहीं से किया। तो और उकाड़ा में कोई कॉलेज नहीं था, दीपालपुर में कोई नहीं था, हवेली लखा में कोई नहीं था, उजरे में कोई नहीं था, मंडी अहमदाबाद में, बसीरपुर में कोई कॉलेज नहीं थे। तो जब मुझे अल्लाह करीम ने मौका दिया तो मैंने उसका भी अजाला किया। वज़ारत आला में आपने कॉलेज पूरे ज़िले मैंने उसका भी अजाला किया कि स्पीकर होते ही मैंने शुरू किया। और मैंने दीपालपुर में 2 कॉलेज बनाए, दोनों डिग्री कॉलेज। बिल्कुल। एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज, एक लड़कों का। और उनकी बिल्डिंग्स भी ना, आज भी लोग देखते हैं कि वो बिल्डिंग्स, नक्शा कहाँ से मियाँ साहब, बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग्स आज भी डिग्री कॉलेजेस की। हवेली लखा में जी 2 कॉलेज बनाए, एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज, एक लड़कों का डिग्री कॉलेज। बसीरपुर में 2 डिग्री कॉलेज बनाए, एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज, एक लड़कों का डिग्री कॉलेज। लड़के तो फिर चले जाते थे, आप जिस दौर की बात करें, लड़कियों के लिए तो कोई मौका ही नहीं था। उजरे में 2 डिग्री कॉलेज बनाए, मंडी अहमदाबाद में 2 कॉलेज बनाए, रिनाला खुर्द में एक बच्चियों का डिग्री कॉलेज बनाया, उकाड़ा में लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनाया। तो ये कोई 10 डिग्री कॉलेजेस मैंने अपने ज़िले के अंदर बनाए। इसके अलावा भी बनाए, बाकी ज़िला में भी बनाया जब मैं चीफ मिनिस्टर था। ये आप फील कर रहे थे, आपने उस चीज़ से गुजर गए थे जिस वजह से आपने कहा कि बाकी आने वाली नस्ल के लिए मुश्किलात उनके लिए मुश्किलात ना हो। और अब अगले दिन हमारे यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी बन गई उकाड़ा में। अब तो बन गया। अच्छा मियाँ साहब, आप कॉलेज में जब साहिवाल गए, और उसी दौरान जो है वो जंग का आगाज़ भी होता है, 65 की जंग, 1965 की जंग, तब आप क्या कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे या कॉलेज की तालीम से फारिग हो चुके थे, और क्या सूरत हाल थी, या सियासत में आप एंटर हो चुके थे? 65 की जंग जब शुरू हुई तो उस वक्त 1964 में यूनियन काउंसिल के इलेक्शन हो गए थे। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन हो रहे थे? यूनियन काउंसिल के इलेक्शन हो चुके थे, और मैंने उन इलेक्शन में पहली दफ़ा 64 में हिस्सा लिया था। अच्छा, पहली दफ़ा आपने हिस्सा लिया था? हिस्सा लिया था। किस, मतलब आज़ाद हैसियत में या किसी पार्टी? कोई पार्टी नहीं थी, आज़ाद थी उस वक्त। वैसे पार्टियां कौन सी चल रही थी? पार्टियां को खास चल भी नहीं रही थी। मैंने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया यूनियन काउंसिल के इलेक्शन से, और मैं नया BD मुतारफ़ करवाया था। और मैं चेयरमैन इलेक्ट हो गया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल या जिला? चेयरमैन यूनियन काउंसिल। अच्छा, पहली दफ़ा आप सिलेक्ट? बिला मुकाबला इलेक्ट हो गया। ठीक है। और उससे पहले मुझे BD का इलेक्शन, अपने गांव में BD का इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन मुझे लड़के जीतना पड़ा। मियाँ सुलेमान नामी एक हमारे बुज़ुर्ग थे, और सावे वाला में रहते थे, उनकी बरादरी के काफ़ी वोट थे,
उनका ख्याल था कि मुझे ये वोट मिल जाएंगे तो मैं जीत जाऊंगा। मैंने उनकी रिक्वेस्ट की लेकिन वो ना माने, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा मेरे ख़िलाफ़। तो उनको उनके ख़ानदान के 100 के करीब वोट उन्हें मिल गए और बाकी देहात के गरीबों के 600 वोट मुझे मिल गए। वाह। अच्छा, घर वालों ने नहीं रोका कि आप सियासत में जा रहे हैं? नहीं, किसी फैमिली की जाने यानी कि सपोर्ट किया? किसी ने नहीं रोका, किसी ने रोका। मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं पब्लिक लाइफ में आऊँ और काम करूँ लोगों के। किसको देखा था आप क्योंकि आपके दौर में वो सारे बड़े नाम थे, लियाकत अली खान साहब भी आपने देखे, कायदे आज़म की सियासत भी, फातिमा जिन्ना की सियासत। मैंने सबसे पहले तो लोगों की महरूमियाँ देखी। महरूमियाँ देखी? महरूमियाँ जो है, इससे बड़ी महरूमी क्या है कि आपको 6ठी क्लास तक अंग्रेज़ी को नहीं पढ़ाने वाला। तो मैं पब्लिक लाइफ में ना आता तो कौन इन बच्चों को तालीम देता? पब्लिक लाइफ में अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता? इंग्लिश टीचर 50,000 इंग्लिश टीचर कौन अपॉइंट करता? और इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जो मैंने ज़िंदगी में किए। ये कॉलेजेस कौन बनाता? ये जो हाई स्कूल मैंने बनाया वो कौन बनाता?